चलिए आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर चलेंगे और आज हम लोग इसका पार्ट 3 लेकर के आ चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए आप, और प्लेलिस्ट में आपको 24-25 का प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से अपलोड कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या करता है, विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि अधिक क्रियाशील वाले कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। जैसे यहां देखिए, आप एक चार्ट यहां देख रहे होंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इस प्रकार से यहां दिया हुआ है। जो जितना ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो जितना नीचे है कम क्रियाशील है। तो आपको बता दें, जो एलिमेंट्स ऊपर है वो अपने पोजीशन से नीचे वाले एलिमेंट्स को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील वाले धातु हैं। चलिए यहां देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। यहां पर आयरन है, ठीक है, Fe लिखा हुआ है, और यहां CuSO4 है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आयरन यहां पर है और यहां पर कॉपर है। इसमें देखिए तो आयरन यहां पर है और कॉपर यहां पर है। अब बताइए आयरन जो है कॉपर को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अधिक क्रियाशील इसमें कौन है? चलिए कमेंट में बताइए फटाक से, आयरन ज्यादा क्रियाशील है कि कॉपर क्रियाशील है? तो यहां पर आयरन ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद क्या करेगा, सल्फेट के साथ मिल करके यहां पर आयरन सल्फेट बना देगा, FeSO4 बन जाएगा, और जो यहां Cu है ये बाहर की ओर निकल जाएगा, नीचे बैठ जाएगा अवक्षेप में। इसका मतलब होता है अवक्षेप में बैठेगा नीचे की ओर। एक बार फिर से देखिए, इसमें क्या हुआ, एक परमाणु के द्वारा किसी पदार्थ या किसी यौगिक के किसी परमाणु को ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और एक नया अपना खुद का मिला करके पदार्थ बना दिया। तो बस हमको मतलब यहां पर इससे है कि एक परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया, इसलिए यानी कि मतलब हटा दिया, इसलिए हम लोग उसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है प्रतिस्थापन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर क्या है ना कि एक ही परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित किया है, इसलिए इसको हम लोग एकल विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में। जैसे मान यहां एग्जांपल ले लेते हैं ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट हो गया, और प्लस में यहां ले लेते हैं क्या, जैसे मान यहां पर Cl ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। तो आपको बता दें, आप ये देखना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको दोनों को देखना होगा कि पोजीशन कहां पर है। तो देखिए जिंक कहां पर है, यहां पर है, और कैल्शियम कहां पर है इसमें, तो कैल्शियम देखिए यहां पर है। तो क्या बताइए, कैल्शियम जो है जिंक को विस्थापित कर पाएगा? बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। अब आपका हमारा कनेक्शन यहां का बन चुका है, ठीक है, तो आप जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, ठीक है। तो आप बताइए हमको, जो कैल्शियम है क्या जिंक को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा देगा, क्योंकि ये जो है इसको से अधिक क्रियाशील यहां पर है, क्योंकि सक्रियता वाले श्रेणी में ये ऊपर है। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, इसको हटा देगा, बोलेगा भागो यहां से, और खुद सल्फेट के साथ मिल करके CaSO4 बना देगा, और साथ में ये जिंक है जो ये प्लस में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से यहां विस्थापन हो जाएगा अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आप प्लस में यहां लेते हैं कोई भी इधर का एलिमेंट ले लीजिए आप, जैसे कॉपर ले लीजिए, ठीक है। आप क्या बताइए, ये रिएक्ट कर पाएगा क्या? ये कर पाएगा। देखिए यहां कैल्शियम है, यहां पर क्या है, कॉपर है। तो कैल्शियम और कॉपर में सबसे अधिक तो कॉपर और कैल्शियम आता है, और जब कैल्शियम तो ऑलरेडी पहले पदार्थ बना चुका है, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कैल्शियम को डिस्प्लेस करवाना है तो आपको चाहे तो पोटेशियम चाहे तो सोडियम लेना होगा, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अच्छा समझ में आ गया होगा। और यहां पर एक एलिमेंट्स विस्थापित होता है किसी दूसरे एलिमेंट्स के कारण, इसलिए इसको एकल विस्थापन बोलते हैं, चाहे प्रतिस्थापन बोलते हैं, और चाहे तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन को हम लोग द्वि विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, चलिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है जिस
रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदला विनिमय मतलब अदला बदला हो जाती है, चाहे अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे विभव प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है। यहां पर आपने देखा एक क्या किया, परमाणु किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित करके और उसके साथ जो पदार्थ था उसके साथ मिल करके एक नया कंपाउंड बनाया, नया यौगिक बनाया। इसमें क्या है, कोई दो परमाणु बाबू कि कोई दो परमाणु किसी दो परमाणु को विस्थापित करेगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा, विनिमय कर लेगा, अदला बदली कर लेगा। चलिए समझते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल से। यहां देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, आप इसको उतार लीजिएगा नोट्स में। और जब हम पढ़ाते आपको हमको बताया था कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, और प्लीज एक लाइक कर दिया करो यार, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो ताकि हमको मालूम पड़े कि मेरा वीडियो का रिस्पॉन्स किस प्रकार से है, इसमें और क्या क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं सुधारना चाहिए। धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसमें, और हम धीरे धीरे क्या करेंगे उसको और उसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, इसको थोड़ा सा मिरेज करते हैं। यहां देखिएगा Na2SO4 है और यहां पर क्या BSO4 है और 2NaCl है। एक चीज और बोलते हैं, जब कभी भी एग्जाम में रिएक्शन आएगा तो आपको नीचे एग्जाम्पल लिखना ही है। एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा, आपका मार्क्स कटने का संभावना न के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट सकता है, आपके स्कूल वाली मैडम नाराज हो जाएंगे। अब मैडम जी को नाराज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब यहां सुनो, Na2SO4 यहां पर है, यहां BSO4 है, यहां पर NaCl है। यहां पर पता क्या हुआ, सुनिए, BaCl2, यहां देखिए, यहां से रिएक्शन स्टार्ट है। यहां पर सोडियम जो है, आप जानते हैं सोडियम को क्लोरीन बहुत पसंद है। जिस प्रकार से बेबी को बेस पसंद है, उस प्रकार से सोडियम को क्लोरीन पसंद है। हमको बता दे, सोडियम कहता है ए क्लोरीन, हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते हैं, हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते हैं। और यहां पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल करके यहां पर NaCl बना देता है। अब यहां बन गया, क्या बच गया, बैरियम बच गया। अब बैरियम बोलेगा कि जब तुम हमको में से क्लोरीन ले लिया तो भाई हमको भी तू अपना में से कुछ दो। अब बैरियम क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ मिल करके यहां बना देगा बैरियम सल्फेट। तो आपने क्या देखा, इसके वाले जो बैरियम के साथ जो यौगिक था उसके साथ इसका सोडियम जाकर के मिल गया, अब NaCl बना लिया। और इसके साथ जो यौगिक था SO4 सल्फेट, उसके साथ बैरियम मिल गया और यहां पर BaSO4 बन गया। तो बताइए यहां पर परमाणु का अदला बदली हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इस प्रकार के हम लोग अभिक्रिया को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अगर आपको यह चीज समझ में आ गया, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मतलब जान बोल सकते हैं आप, रिडॉक्स अभिक्रिया देखने वाले हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या ये समझ में आ गया ना बढ़िया से? अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट में आप लिखिएगा, उसको फिर अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे और आपको हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या करता है, समझ में आ गया ना? हाँ, यहां पर दो परमाणु एक्सचेंज कर रहा है अपना यौगिक को, इसलिए इसको विभव विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपचयन, पहले आपको बता दें रिडॉक्स के अंदर दो प्रकार का अभिक्रिया आता है। रिडॉक्स के अंदर दो प्रकार का अभिक्रिया आता है। पहला आपका कौन सा है, तो उपचयन है, और दूसरा कौन सा है, अपचयन है। चलिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है। पहले हम इसको समझेंगे और फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए यहां ये क्या कहता है, अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो या तो हाइड्रोजन में कमी हो, मतलब हाइड्रोजन में क्या हो, ह्रास हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर देखेंगे, यहां क्या है, कॉपर है, यहां ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिल करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल वृद्धि हुआ, मतलब ऑक्सीजन के साथ संयोजन कर लिया, मिल गया। तो ऑक्सीजन से प्यार और हाइड्रोजन का लतियाना, आप यही बोलेंगे, ऑक्सीजन के साथ प्यार और हाइड्रोजन को लतियाना कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए, यहां HCl है, अब यहां हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन कहता है बाबू तू यहां से क्या हो जाओ, हमके साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, और दोनों मिलके पानी बना लेंगे हम लोग। यहां देखिएगा, हाइड्रोजन को यहां पर क्लोरीन से बिछाड़ दिया गया, भगा दिया गया, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन के साथ मिल पाया।
लेकिन इसके साथ से क्लोरीन से तो हाइड्रोजन भाग गया ना, तो क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को लतिया दिया, भगा दिया। तो हाइड्रोजन को लतियाना और ऑक्सीजन से प्यार करना इन्होंने उपचयन, उसमें क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट यहां पर है अपचयन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया चाहे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य हो, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो, यहां पर ऑक्सीजनवा को लतियाएगा और साथ में हाइड्रोजनवा से प्यार करेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। एग्जांपल देखिए, यहां कॉपर ऑक्साइड है, जब इसको गर्म करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजनवा को भगा देता है, भागो यहां से, ऑक्सीजनवा को भगा देगा, तो ऑक्सीजनवा को लतिया दिया, अपचयन अभिक्रिया। यहां देखिएगा CuO प्लस में H2 है, रिएक्ट करके क्या करता है Cu, और यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O बन गया, तो यहां पर ऑक्सीजन को मिला लिया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन को मिलाना, एक मिनट, यहां पर क्या ऑप्शन, हाइड्रोजन का मिलाना, यहां पर हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है, हाइड्रोजन का मिलाना और ऑक्सीजन को लतियाना इज नोन एज अपचयन अभिक्रिया। आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड था, अब यहां पर सिर्फ कॉपर बच गया, तो यहां से ऑक्सीजन भगा दिया कि नहीं भगा दिया, भगा दिया, तो ऑक्सीजन को भगाना। अब यहां आप देखेंगे बाबू क्या, ये ऑक्सीजन था, उसके साथ H क्या हो गया, अटैच हो गया। चलिए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं, अगर जो रिएक्शन बताए यहां पर अपचयन देखे, उपचयन देखे, दोनों अगर एक ही रिएक्शन में होने लगे, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन हो एक रिएक्शन में, तो आपको पता इस प्रकार की अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, मतलब एक ठो उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ जब इसको मतलब रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, ऑक्सीजन यहां से भाग जाता है और Zn के साथ यहां पर क्या होता है, सॉरी, Zn यहां अकेले हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहां क्या बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो आप क्या देखें, यहां था कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो गया तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। यहां पर देखें, ऑक्सीजन में जो वृद्धि होता है उसको उपचयन कहते हैं, तो यहां उपचयन हो गया। अब यहां देखें, इसके साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर ऑक्सीजन तो नहीं आया, मतलब ऑक्सीजन को भगा दिया, तो यहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और देखिए कि यहां पर उपचयन भी हुआ है, अपचयन भी हुआ है। इसको पूरा अगर संयुक्त रूप से हम इसको करें, चाहे बोले इसको, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल देंगे इसको, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें उपचयन भी अभिक्रिया हो रहा है और साथ अपचयन भी हो रहा है। और रिडॉक्स का पता है कि आपको बाबू दो पार्ट भाग मतलब डिवाइड किया गया है, दो प्रकार होता है इसका, एक उपचयन और एक क्या होता है, अपचयन। चलिए यहां देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, यहां सुनिए ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब उत्पाद तो बनवे करेगा, प्रतिफल तो बनवे करेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बाबू, लेकिन साथ में हीट भी निकलेगा, ऊष्मा का भी निर्माण होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाइए, CO2 बनेगा, आप प्लस में ऊष्मा भी निकलता है। चलिए यहां देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऊष्मा निकलेगा नहीं, ऊष्मा के यहाँ पर शोषण होगा, ऊष्मा को बताओ यहाँ पर यूज किया जाएगा तोड़ने के लिए पदार्थ को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट दीजिएगा, ऊष्मा दीजिएगा, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर आप अच्छा से जान गए कि इस प्रकार की अभिक्रिया को जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा पदार्थ को तोड़ने के लिए, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं अभिक्रिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक टाटा बाय बाय।